नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ MA प्रथम वर्ष का तृतीय प्रश्न पत्र उपभोक्ता अर्थशास्त्र। जी हाँ बच्चों, उपभोक्ता अर्थशास्त्र, जिसमें से मैं आज का प्रश्न लेकर आई हूँ, बाजार मूल्य तथा सामान्य मूल्य में अंतर बताइए। जी हाँ बच्चों, ये मोस्ट है और अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं अगर कोई वीडियो अपलोड करती हूँ तो आप तक पहुँच जाए और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे इसका लाभ उन्हें भी हो। आगे देखते हैं बच्चों, बाजार मूल्य तथा सामान्य मूल्य में अंतर बताइए। दीर्घकाल में जो मूल्य निर्धारित होता है, जी हाँ बच्चों, दीर्घकाल में जो मूल्य निर्धारित होता है उसे सामान्य मूल्य कहते हैं तथा अति अल्पकाल मूल्य को बाजार मूल्य कहते हैं। जैसे कि पहले से ही जो मूल्य निर्धारित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सामान्य मूल्य। जो पहले से ही निर्धारित होते हैं और वह मूल्य लगातार चलते रहते हैं उसी को क्या कहते हैं? सामान्य मूल्य। और जो अल्पकाल में अर्थात अचानक से ही मूल्य बढ़ जाता है तो उस मूल्य को क्या कहते हैं? बाजार मूल्य कहते हैं। दीर्घकाल में वस्तु के मूल्य की प्रवृत्ति सामान्य मूल्य तक पहुंचने की होती है और वही स्थिर रहने की होती है। बाजार मूल्य तथा सामान्य मूल्य के मौलिक अंतर निम्नांकित हैं। देखते हैं बच्चों क्या क्या है अंतर बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में। आशा करती हूँ बच्चों समझ में आएगा और वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे देखते हैं बच्चों, ये मोस्ट है, अति लघु उत्तरीय में पूछा जाता है बच्चों, इसलिए ध्यान से पढ़ें। बाजार मूल्य अल्पकालीन मूल्य होता है। जी हाँ बच्चों, बाजार मूल्य जो थोड़ी समय के लिए ही होता है वही ही अल्पकालीन मूल्य ही क्या है? बाजार मूल्य होता है, जबकि सामान्य मूल्य दीर्घकालीन मूल्य होता है। आगे देखते हैं, बाजार मूल्य किसी एक दिन या अति अल्पकाल में वर्तमान मांग और वर्तमान पूर्ति द्वारा निर्धारित होता है। अर्थात जैसे कि आप सबको अगर जिस वस्तु की बाजार में ज़्यादा डिमांड हो जाती है उसके तो मूल्य भी बढ़ जाते हैं और वर्तमान मांग और वर्तमान पूर्ति द्वारा निर्धारित होता है। मांग और पूर्ति का यह संतुलन अस्थायी होता है। मूल्य में प्रायः परिवर्तन होता रहता है। जी हाँ बच्चों, मूल्य में तो प्रायः परिवर्तन होता रहता है। जैसे प्याज कभी कभी सस्ती होती है, कभी महंगी होती है, यही ही है। और पर सामान्य मूल्य स्थायी होता है। यह एक दिन के बाजार का मूल्य नहीं होता है बल्कि दीर्घकालीन मूल्य होता है। जैसे कि आप ऑयल देख लीजिए, सरसों का तेल, वो लंबे समय तक ही रहता है। आगे देखते बच्चों, प्रश्न नंबर सॉरी बच्चों, तीसरा नंबर है, बाजार मूल्य पुनरुत्पादनीय तथा निरुत्पादनीय दोनों वस्तुओं का होता है। जी हाँ बच्चों, पुनरा जो उत्पादित होते हैं उत्पादनीय होते हैं, निरुत्पादनीय होते हैं, इन दोनों वस्तुओं का होता है। पर निरुत्पादनीय वस्तुओं के संबंध में समान मूल्य की धारणा प्रायः बेकार है। जी हाँ बच्चों, समान मूल्य की धारणा जो होती है निरुत्पादनीय वस्तुओं के बारे में क्या है? बेकार होती है। बाजार मूल्य के निर्धारण में मांग अधिक प्रभावपूर्ण होती है। पूर्ति प्रायः स्थिर रहती है, पर समान मूल्य के निर्धारण में पूर्ति अधिक प्रभावपूर्ण होती है। जी हाँ बच्चों, बाजार मूल्य के निर्धारण में क्या होता है? मांग अधिक होती है, प्रभावपूर्ण भी होती है, जिससे व्यक्ति के ऊपर, उपभोक्ता के ऊपर प्रभाव भी पड़ता है बाजार मूल्य का। पूर्ति प्रायः स्थिर रहती है, पर समान मूल्य के निर्धारण में पूर्ति अधिक प्रभावपूर्ण हो जाती है। बाजार मूल्य में सामान्य मूल्य के बराबर होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। और नंबर 6 है, बाजार मूल्य उत्पादन लागत में कम या अधिक हो सकता है, पर सामान्य मूल्य सदा उत्पादन लागत के बराबर होता है। जी हाँ बच्चों, सामान्य मूल्य सदा उत्पादन लागत के बराबर होता है। आगे देखते हैं 7 नंबर, बाजार मूल्य वास्तविक मूल्य होता है, पर सामान्य मूल्य काल्पनिक मूल्य होता है। जो बाजार का मूल्य होता है वो वास्तविक होता है, परंतु जो मूल्य काल्पनिक होते हैं वही सामान्य मूल्य होते हैं। नंबर 8 है बच्चों, सामान्य मूल्य दीर्घकालीन होता है, जबकि दीर्घकालीन व्यवहार में पाया नहीं जाता है। कीन्स के अनुसार दीर्घकाल में हम सभी मर जाते हैं। जी हाँ बच्चों,
किन्स ने कहा है कि दीर्घकाल में तो हम सब मर जाते हैं, इसलिए सामान्य मूल्य दीर्घकाल तक नहीं माना जाता, नहीं होता है। आगे ये प्रश्न देखते हैं, ये भी मोस्ट है बच्चों। शुद्ध तथा पूर्ण प्रतियोगिता पर टिप्पणी लिखिए। शुद्ध प्रतियोगिता और पूर्ण प्रतियोगिता क्या है, आगे देखते हैं। एक उद्योग, जी हाँ बच्चों, एक उद्योग है, उस समय पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कार्य करता हुआ कहा जाएगा। जो एक उद्योग होता है उसे पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कार्य करता हुआ कहा जाएगा, क्योंकि जबकि व्यक्ति रूप से कोई भी क्रेता या विक्रेता इतने शक्तिशाली न हो कि बाजार में प्रचलित मूल्यों को प्रभावित कर सके। विक्रेताओं तथा क्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। सबको बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। जी हाँ बच्चों, सभी को बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि विक्रेता और क्रेता दोनों की संख्याएं बहुत अधिक होती हैं। बेचने वाले भी बहुत होते हैं और लेने वाले भी बहुत अधिक होते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि बाजार का पूर्ण ज्ञान किसी को नहीं होता है। उत्पादित वस्तुएं पूर्ण सहजातीय होती हैं। फार्मों के प्रवेश तथा बहिर्गमन पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है, तथा विक्रेताओं अथवा क्रेताओं के बीच किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होता है। जी हाँ बच्चों, विक्रेता और क्रेताओं के बीच कभी भी किसी प्रकार का समझौता नहीं होता है। बाजार की इन सभी शर्तों के कारण पूरे बाजार में एक वस्तु का एक ही मूल्य प्रचलित हो रहता है। इतना ही नहीं, पूर्ण प्रतियोगिता की यह धारणा शुद्ध प्रतियोगिता पूर्ण प्रतियोगिता का ही एक संकुचित रूप है। जी हाँ बच्चों, जो पूर्ण प्रतियोगिता है और शुद्ध प्रतियोगिता है, ऐसे ही आप सब समझ लिए, शुद्ध वही होगा जो पूर्ण होगा। तो शुद्ध प्रतियोगिता और पूर्ण प्रतियोगिता एक ही है, जिसके संबंध में यह कहा जा सकता है कि यह बाजार की ऐसी अवस्था है जिसमें एक अधिकार का तनिक भी तत्व नहीं विद्यमान होता है। आशा करती हूँ बच्चों आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो। शॉर्ट वीडियो है, इसलिए आप सब आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें। जय माता रानी, आप सभी का दिन शुभ हो।